हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 3 आज करा रहे हैं हम, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें नेशनल इनकम क्या होती है और उससे संबंधित जो भी समुच्चय हैं या अवधारणाएं हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेशनल इनकम के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होती है। हमने बार बार कई जगह ये वर्ड सुनते हैं कि हमारे देश की जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई, नेशनल इनकम घट गई, बढ़ गई। उन सभी का इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि क्या जीडीपी होती है, क्या एनडीपी होती है, क्या एनएनपी होती है, क्या नेशनल इनकम होती है, क्या डोमेस्टिक इनकम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम क्या है? देखो, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द नेशनल इनकम क्या है? इज द सम टोटल ऑफ सम जोड़ है, टोटल ऑफ किसका? फैक्टर्स इनकम का, फैक्टर इनकम का। जो हमारी फैक्टर्स इनकम होती है उनका जोड़ है। अर्न बाई, किसने कमाई है? अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट residents of a country during the period of an accounting year। दोस्तों देखो, कहता है कि जो नेशनल इनकम क्या है वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। एक बात तो हमने यहाँ पढ़ी कि फैक्टर इनकम का क्या है? जोड़ है। अर्न बाई किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया है। कब? एन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष में जो सामान्य निवासियों के द्वारा जो फैक्टर इनकम, कारक इनकम कमाई गई है उसके जोड़ को नेशनल इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं। देखो, एक तो हमने पढ़ा है कि फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का क्या है? जोड़ है। फैक्टर इनकम पहला तो अब हम पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा बहुत बताया है, अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहला तो ये फैक्टर इनकम क्या है, दूसरा क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? क्या बताया है डेफिनेशन में कि जो फैक्टर इनकम कमाई है ना नॉर्मल रेजिडेंट ने, अगर उसका हम क्या कर दें? सम कर दें, उसका जोड़ कर दें, तो क्या आएगी? नेशनल इनकम आएगी। नेशनल इनकम आएगी। तो पहले पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या है। देखो, फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होती है? देखो डेफिनेशन में, फैक्टर इनकम में बेसिकली फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स made by the producing units। जो उत्पादन करने वाली जो इकाइयां हैं, जो फर्म्स हैं, उनके द्वारा किसको? जो परिवार क्षेत्र है, टू द हाउस होल्ड, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ their
फैक्टर सर्विस। हमने पिछले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो हाउस होल्ड है, जो परिवार क्षेत्र है, और दूसरा हमने बताया था प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सर्विस सेक्टर से फैक्टर सर्विस लेता है, फैक्टर सर्विस लेता है। अब फैक्टर सर्विस के रूप में क्या क्या लेता है, देखो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में से ही सामान बनाने के लिए हाउस होल्ड से कौन, प्रोड्यूसर सेक्टर लेबर लेता है। क्या क्या चीजें लेता है पहले देखते हैं, क्या क्या चीजें लेता है। पहला लेबर लेता है, पहला क्या लेता है, लेबर। ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, यहां से ही मजदूर निकलते हैं, लेबर जाते हैं, लेबर। तो फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम की यहां से ये फैक्टर सर्विस दी लेबर के रूप में, यहां से फिर फैक्टर, हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था, यहां से फैक्टर पेमेंट हुई, तो लेबर के बदले में क्या मिलेगा, कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज received by the household for rendering their service as employee of the producing units। भाई इसने हाउस होल्ड सेक्टर ने, हाउस होल्ड में से हम जैसे लोगों में से ही किसी ने लेबर का काम किया, उसने उसके बदले में जो वेज लिया, कंपनसेशन को दूसरी भाषा में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेज लिया, वो क्या है, वो फैक्टर सर्विस है लेबर की, तो उसके बदले में क्या मिला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड हम बात करें फैक्टर इनकम में क्या होता है कि जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दी, उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट ली, जो भी बदले में लिया, वो क्या है, फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड में फैक्टर सर्विस कौन कौन सी आती, पहला आ गया लेबर, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरा जो हमारे पास लेबर है, उसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ले लेता है, जमीन ले सकता है, लैंड ले सकता है। भाई उसके पास खुद की जमीन नहीं है, तो किराए पे जमीन ले ली, तो इसको क्या कहते हैं, इसके बदले में वो क्या देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को रेंट दे देगा, किराया देगा। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए एक तो फैक्टर सर्विस होती है, एक नॉन फैक्टर सर्विस होती है। तो फैक्टर में तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आती है, और नॉन फैक्टर में रॉ मटेरियल आता है, तभी तो कोई सामान बन के तैयार होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा लेबर और लैंड। तीसरा, फर्स्ट लेबर, सेकंड लैंड, थर्ड क्या है, इंटरेस्ट। मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या ले लेता है, कैपिटल ले लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से, उसको शेयर बेच देता है, उसको डिवेंचर दे देता है, उसे लोन ले लेता है, तो उसके बदले में क्या देता है, वो इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये भी क्या है, फैक्टर सर्विस तो क्या हो गई, कैपिटल, और फैक्टर पेमेंट क्या हो गई, इंटरेस्ट, और फैक्टर पेमेंट जो प्रोड्यूसर सेक्टर देगा वो हाउस होल्ड के लिए क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम कहलाएगी। तो चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड सेक्टर में से ही कोई ना कोई बिजनेस यूनिट, बिजनेस इकाइयां शुरू करता है, तो क्या करता है वो, एंटरप्रेन्योरशियल। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं उद्यमी व्यवसाय। जो उद्यमी, जो बिजनेस करता है, वो तो बिजनेस करेगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। जब हम यहां से लेकर
लेबर को, लैंड को, इंटरेस्ट को और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो हमें कंपनसेशन मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला और वो प्रॉफिट मिला, इन सब को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम कहलाएगा। ठीक है। अब बात आती है फैक्टर इनकम के बाद हम बात करते हैं क्या फैक्टर इनकम के अलावा भी कुछ मिलता है? देखो, होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। देखो बच्चों, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। तो इन दोनों में फर्क होता है। एक होती है फैक्टर इनकम जो हमने बताया, कंपनसेशन जिसको हम वेज कह देते हैं, फैक्टर इनकम, और दूसरा है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, मान लो आपने फैक्टर इनकम के रूप में तो हमने पढ़ा, आपको वेज मिले, आपको रेंट मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको प्रॉफिट मिला, तो वो तो फैक्टर इनकम में हमने पढ़ा दिया कि ये वेज है लेबर के बदले में, रेंट जमीन के बदले में, बिजनेस में इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन ये ट्रांसफर इनकम में क्या होती है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके बदले में हम कोई सर्विस नहीं देते हैं। इसके बदले में हम कोई सर्विस नहीं देते हैं। क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और फैक्टर इनकम में हम क्या करते हैं? या तो अपनी लेबर के रूप में काम करते हैं, या अपनी जमीन देते हैं, या पैसा देते हैं, या हम बिजनेस खुद कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम को अर्न इनकम, जो हमने कमाई है, अर्न इनकम बोलते हैं इसको। लेकिन ये क्या होती है? अनअर्न इनकम। इसको हमने कमाया नहीं है, इसके बदले में हमने कोई सर्विस नहीं दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें तो आपको बता दिया मैंने, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन इसमें जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, आप बुढ़ापे में ओल्ड एज पेंशन मिलती है। एक तो होती है रिटायरमेंट पेंशन, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन देते हैं वो। तो वो हमें किसी सर्विस के बदले में नहीं मिलती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो क्या है वो? ठीक है ना, ये क्या होती है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। स्कॉलरशिप मिल गई और गरीबों के लिए सहायता हो गई। तो नेशनल इनकम में इस इनकम को शामिल करोगे, फैक्टर इनकम को, ना कि इसको। तो आप इस बात को नोट कर लोगे, दीज आर नोट इंक्लूड in the estimation of national income, कि ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो बच्चों, पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या है। तो हमने कहा नेशनल इनकम क्या है? जो हमने कहा नेशनल इनकम वाले क्या बताया कि भाई नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम है। नॉर्मल जो फैक्टर इनकम है उसका जोड़ है। फिर हमारे सामने सवाल आया कि ये फैक्टर इनकम क्या है? तो हमने कहा कि जो परिवार क्षेत्र है, जैसे कि कोई भी हम सामान बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से उसमें कर्मचारी मिलेंगे काम करने वाले, कोई ना कोई जमीन का उपयोग किया होगा, कहीं ना कहीं उसमें पैसे का प्रयोग किया होगा, और कोई ना कोई उसको अरेंज कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। ये चारों चीजें मिलती हैं। साथ कुछ ना कुछ उसके साथ रॉ मटेरियल लेके आते हैं। कुछ सामान बनाना है, बिस्कुट बनाने हैं, आटा लेके आ रहे हैं, चीनी लेके आ रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं? नॉन फैक्टर। उसको हम फैक्टर जो सर्विसेज है उसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो ये फैक्टर सर्विस के बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो पेमेंट करता है वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। वही हमारे देश के लोगों की इनकम कहलाएगी। जैसे मान लो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और पांचों मिलके 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, तो क्या वो आपके परिवार ने कितना कमाया?
50,000 कमाया, ये आपके परिवार की इनकम होगी। ऐसे ही एक देश के जो जनता होती है, जो देश के लोग हैं, सभी देश के लोग एक साथ मिलकर फैक्टर इनकम के रूप में जो कमाते हैं वो क्या होगी, फिर देश की इनकम होगी। जिस प्रकार आपका परिवार है, आपके परिवार के लोग आपकी इनकम, परिवार की इनकम कमाते हैं, ऐसे ही देश के सारे लोग मिलकर जो कमाते हैं वो देश की इनकम कहलाती है। तो सवाल आया फैक्टर इनकम तो हो गई, लेकिन मैंने कहा नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है भारत का, किसकी शामिल करें हम भारत में, मान लो भारत की शामिल करते हैं तो किसकी शामिल करें, कौन है भारत का नॉर्मल रेजिडेंट। तो कहता है नॉर्मल रेजिडेंट वो है एक, कौन है नॉर्मल, हमने कहा था ना फैक्टर इनकम जोड़ दो किसकी, नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम जोड़ दो, रेजिडेंट्स। देखो तो नॉर्मल रेजिडेंस की कौन है, फैक्टर इनकम तो हमने समझा दिया। नॉर्मल क्या है, कौन है, हु नॉर्मली, हु ऑर्डिनरली resides in the country concern। कौन है, एक पर्सन जो किसी देश में रहता है। अब ये ऑर्डिनरी सामान्य रूप से निवास करता है किसमें, एक कंट्री में, उससे संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in that country। उस देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। अभी बातें स्पष्ट नहीं हुई, इसको खोल के समझते हैं। पहली बात, इसने कहा कि जो सामान्यतः भारत में या सामान्यतः किसी देश में निवास करता है। तो सामान्य निवास का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो 1 वर्ष से अधिक भारत में, ए पर्सन रेजिडिंग इन कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजिडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। देखो, हम इनकम के लिए हम रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट शामिल कर रहे हैं, सिटीजनशिप अलग बात हो जाती है, नागरिकता अलग विषय है। हम इनकम जोड़ने के लिए जो क्या कर रहा है, मोर देन 1 year से, मतलब कि पिछले लास्ट 365 साल दिनों में से, देन 1 year 1 वर्ष से अधिक तक एक देश में निवास कर रहा है, वो नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, सामान्य निवासी हो गया। प्लस दूसरी बात हमने क्या कही, उसकी इनकम जोड़ेंगे, हम उसको मानेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर मान लो हमारे देश में बात कर रहे हैं तो एक तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, लास्ट 365 दिन में यहाँ पे रह रहा हो सकता है उसकी नागरिकता कहीं और की हो, लेकिन वो निवासी यहाँ पे निवास कर रहा है, रह रहा है 1 साल अधिक से, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी सारी एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट करता है इसी कंट्री में
करता है, वो यहीं पे ही उत्पादन करता है, यहीं पे ही खाता पीता है और यहीं पे ही निवेश करता है। तो हम क्या मानेंगे, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, भारत में है, तो उसको क्या बढ़ा देंगे हम, नॉर्मल रेजिडेंट। तो दो बातें हुई नेशनल इनकम के लिए, एक तो फैक्ट्री इनकम जो कमाई है, किसने कमाई है, नॉर्मल रेजिडेंट ने, उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। इसी बात को एक बार दोबारा से डिफरेंस के रूप में समझ लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉन ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, पहली बात, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। कुछ एग्जांपल के लिए आप ध्यान से देखो, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। कोई भारतीय है, भारतीय नागरिक है, भारतीय निवासी है, तो नॉर्मल रेजिडेंट उसकी इनकम को शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। पहले तो हमने क्या कहा, कि वो इंडियन है वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। एक तो वो इंडियन होना चाहिए और फॉरेन एम्बेसी में वो काम करता है, किसी विदेशी दूतावास में काम करता है, तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो भारत का है और किसी विदेशी दूतावास में, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसको क्या कहलाएंगे हम, उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। दूसरा, इधर देखो, नॉन रेजिडेंट, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। मान लो कनाडा में और जापान में हमारे विदेशी दूतावास हैं और वहां पर कोई विदेशी, हमारे यहाँ का कोई मान लो व्यक्ति नहीं मिला या कुछ और लोगों को वहां पे हायर कर लिया हमने और वहां पे विदेशी काम करता है, तो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। वो करता तो भारतीय दूतावास में ही काम है, लेकिन वो भारतीय निवासी नहीं है। वो कहाँ का निवासी है, जापान और कनाडा का ही निवासी है, या कहीं भी जिस भी देश का है वो वहां का निवासी है। दूसरी बात, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। कोई भारतीय है, इंडियन एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। जैसे कि कोई भारतीय है और वो WHO की कोई संस्था दिल्ली में है और उसमें काम करता है, तो क्या कहलाएगा, वो भारतीय रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, वो WHO में काम करता है लेकिन वो इंडिया में है, मान लो कोई फॉरेनर है, वो वर्किंग काम करता है किसमें, इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
लोकेटेड जो कहाँ पर है, इन इंडिया, भारत में तो है, लेकिन देखो जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हम उनको ये मान लेते हैं एज ए आउटसाइडर की तरह मान लेते हैं। जो विदेशी दूतावास होते हैं उनको भी हम डोमेस्टिक टेरिटोरी में शामिल नहीं करते हैं। हम उसमें आगे बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या होती है। तो उनकी इनकम को या उनमें काम करने वाले सदस्य को हम थोड़ा सा गंभीर मतलब कि उसको सोचना पड़ेगा आपको। देखो जैसे कि WHO की संस्था है, वो वर्ल्ड हेल्थ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसमें कोई इंडियन काम करता है, चाहे वो भारत में है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। लेकिन यदि उसी संस्था में कोई विदेशी काम करता है और वो भारत में है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उसकी इनकम को भारत में शामिल नहीं करेंगे। थर्ड चीज, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे IMF है, जैसे WHO की तरह ही IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगर इसमें नॉर्मल रेजिडेंट भारत का काम कर रहा है, इंडियन काम कर रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन यदि कोई विदेशी काम कर रहा है दूसरे देश का, तो ये भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इनमें विदेशी काम करेगा तो उसकी इनकम को ये नहीं है कि उसको पकड़ लेंगे, अल्लाह भाई तू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत में रह के काम कर रहा है तो इतनी इनकम बढ़ेगी, इतना टैक्स होगा, इतना वो होगा। नहीं, इनके लिए छूट होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर विदेशी काम कर रहा है और भले ही वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच भारत में कहीं पे भी है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। चौथी बात, जो एम्बेसीज फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर हैं जो हमारे राजदूत हैं, जो विश्व में कहीं पर भी भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, चाइना में, अमेरिका में, हमारे प्रत्येक देशों में दूतावास होते हैं, वहां पे जो भारतीय काम कर रहे हैं वो कौन क्या कहलाएंगे, हमारे रेजिडेंट कहलाएंगे, जो एम्बेसडर हैं। लेकिन इसी प्रकार हमारी टेरिटोरी आती है, विदेशों में जो भी हमारे दूतावास है हम उसको टेरिटोरी में शामिल कर लेते हैं, हमारे क्षेत्र में शामिल कर देते हैं, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो विदेशी दूतावास भारत में है, दिल्ली में जापान का है, अमेरिका का है, तो वहां पे वो लोग 1 साल से 2 साल से 3 साल से काम तो कर रहे हैं। जापान का कोई दूतावास दिल्ली में स्थित है, वो इंडिया में भी है और 1 वर्ष से अधिक वहां पे कोई कर्मचारी काम भी कर रहा होगा, लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो जापानीज क्या है, भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, वो उस जापान का ही, उस चाइना का ही नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन वो चाइनीज दूतावास में काम कर रहा है, 1 साल से अधिक रह रहा है, तो इसलिए हम उसको शामिल नहीं करेंगे। लास्ट बात है, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। देखो अगर भारत में कोई जो फॉरेन सिटीजन है, विदेशी नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं 1 वर्ष से अधिक, तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट मान लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो अगर कोई पढ़ाई के लिए आ रहा है या कोई अपना इलाज वगैरह कराने के लिए आ रहा है, उसका इलाज करते समय ज्यादा समय लग गया, 1 साल तक उसको रखना पड़ गया, या स्टडी उसकी 1 साल से अधिक की है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। अदरवाइज कोई भी जो 365 दिन से अधिक जो रह रहा है, 365 दिन से अधिक भारत में कोई रह रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन यदि फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भारत में आ जाता है, जैसे कि अभी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, उसमें जापानीज वगैरह वालों काम कर रहे हैं, टेक्निकल पर्पज के लिए आ रहे हैं, तो उनको हम भारतीय रेजिडेंट नहीं मानेंगे। तो आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा गहराई से ध्यान से देखना है। अगर नहीं इसमें कुछ समझ में आए तो आपको बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि अगर कोई WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो दिल्ली में स्थित है, भारत में स्थित है, अगर उसमें कोई भारतीय काम करता है तो नॉर्मल रेजिडेंट है, अदरवाइज कोई बाहरी काम करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इसी प्रकार भारत के विश्व भर में कहीं पे भी दूतावास है और उसमें जो भारतीय काम कर रहे हैं वो क्या है, भारत के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। और इसी प्रकार यदि विश्व भर के जो दूतावास भारत में है और उनमें जो वो विदेशी काम कर रहे हैं वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इस पर चर्चा हम और अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो हम डिटेल से कर लेंगे। अगले टॉपिक में थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास करेंगे जब हम वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटोरी को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।